नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हैदर सैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं जिस तरह से मोहन डागर अक्षय अक्षय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त। अक्षय, क्या कुछ जानकारी आपके पास जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है? मोहन डागर 1 वोट से जीत दर्ज कर चुके हैं। जी देखिए, बीजेपी के लिए जश्न अधूरा रह चुका है। कल जहां बीजेपी जिला प्रमुख बनाकर अपना जश्न मना रही थी, आज फिर कॉन्फिडेंस के साथ थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी का जो सेलिब्रेशन है वो यहां पर अधूरा रह चुका है। कांग्रेस के मोहन डागर उप प्रमुख यहां पर बन चुके हैं। साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, मोहन डागर हमारे सामने खड़े हैं, अभी वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की जो राज कंवर है उसको 25 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो मोहन डागर हैं उनको 26 वोट मिले हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का जो सेलिब्रेशन है वो आधा हो चुका है यहाँ पर। लेकिन हाँ, कल जो जिला प्रमुख बना वो यहाँ पर बीजेपी का बना। मोहन डागर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम उन मतदान साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं पूर्ण आश्वस्त था कि जब मुझे जनता ने निर्वाचित करके भेजा है और मुझे विश्वास था कि जो मतदाता हैं वो मेरे को आशीर्वाद देंगे और हमेशा सच्चाई की जीत होती है और मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे मत दिया। मैं नकारात्मक चर्चा नहीं करूंगा, मैं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में वो तमाम मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और भी जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे मोहन डागर। इनका साफ तौर पर कहना है जयपुर जिले की जो भी समस्या होगी आम जनता की, वो सबको साथ लेकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जिस तरह से मोहन डागर जीत चुके हैं अक्षय, और 1 वोट से वो जीत दर्ज कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है। लेकिन जिस तरह से 1 वोट से बीजेपी का प्रत्याशी पिछड़ गया है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दुख की खबर हो सकती है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी देखिए, अब बीजेपी को यहाँ पर सोचने वाली बात होगी कि किसने क्रॉस वोटिंग करी है बीजेपी के पाले में, कौन नाराज था। क्योंकि जब सुबह नॉमिनेशन भरे गए तो 3 जने बीजेपी की ओर से यहाँ पर अपना नामांकन भरते हुए आए। अब सोचने की बारी है तो वो बीजेपी की है। तो बीजेपी को अब सोचने की जरूरत है कि कहाँ क्रॉस वोटिंग हुई, कहाँ गलती हुई। कल जो गलती हुई थी वो कांग्रेस से हुई थी, लेकिन आज जो गलती हुई है उप प्रमुख के चुनाव में वो बीजेपी से हुई है। अब जब बीजेपी जो नेता है उनसे बात करने के बाद ही पता पड़ेगा कि कौन वो व्यक्ति है जिसने आज क्रॉस वोटिंग करी, कौन नाराज है, क्या आज बीजेपी उनको मना पाई या नहीं मना पाई। ये तो आज साफ हो ही गया कि मोहन डागर कांग्रेस के उप जिला प्रमुख बनते हुए नजर आए। तो मोहन डागर इस जीत से कितने आश्वस्त और कितने खुश नजर आ रहे हैं अक्षय? जी देखिए, अभी मोहन डागर ने साफ तौर पर कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि जिस तरीके से जो ये चुनाव निष्पक्ष रूप से हुए हैं, पूरे विश्वास के साथ थे। जब सुबह आए थे, सुबह भी बात करने की कोशिश की थी, बाइट दी थी मीडिया कर्मियों को, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पूर्ण रूप से आज जीतते हुए नजर आएंगे। कल जो हुआ उस घटनाक्रम को भूल जाइए, लेकिन आज जो जिला प्रमुख बना रहे हैं वो यहाँ पर कांग्रेस का बनेगा। और यही हुआ, बीजेपी का सेलिब्रेशन अधूरा रह गया। यहाँ पर कांग्रेस के जो मोहन डागर है वो जीतते हुए नजर आए, उप जिला प्रमुख बनते हुए नजर आए। बाहर जिला परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी की लहर वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो सुबह से ही कॉन्फिडेंस के साथ में ये सोच रहे थे कि उप जिला प्रमुख भी वो बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके चेहरे पर मायूसी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई और वो यहाँ पर मुंह लटकाते हुए नजर आते हुए नजर आए। बिल्कुल, तो खुशी के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता वहां नजर आ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जयपुर, जहां से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की है। दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारे समाज ने ना जाने कितनी कुप्रथाओं को अपना रखा है, उसमें से एक है दहेज प्रथा। इस दहेज प्रथा ने ना जाने कितने परिवार उजाड़ दिए, बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी को लेकर हम जयपुर की महिलाओं से बात करते हैं। खासकर दहेज प्रथा का मामला आता है तब कहीं ना कहीं बेटियों को सोने, चांदी और नकदी में तोला जाता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक ऐसी कुप्रथा है जो हमारे भारत में सदियों से प्रचलित है।
हालांकि ये प्रथा जब प्रारंभ हुई थी तो उसका प्रारंभ इसी से था कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, और जब वो दूसरे घर में जाती है तो उसको एडजस्ट होने में और उसकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन धीरे धीरे इसने एक विकृत रूप धारण कर लिया और आज हम देख रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा विकृत हो गई है कि हर समस्या का हल या हर अपनी वित्तीय सहायता वो लड़की के घर वालों से चाहते हैं, लड़के वाले। तो इस प्रथा का अंत होना चाहिए और इसे हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। हम पढ़े लिखे लोगों को सबको एक साथ होना चाहिए और इस प्रथा का अंत करना चाहिए। दहेज लोभियों का पौधा वो ऑक्सीजन नहीं देता, ज्यादातर बच्चों को मौत की नींद सुलाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस पर बदलाव आ जाए? मेरा ऐसा मानना है कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं, विशेष रूप से यदि ग्रामीण समाज की बात की जाए तो वहाँ ये एक तरह से समाज का सामाजिक दबाव ज़्यादा रहता है परिवारों के ऊपर कि यदि पैसे नहीं दिए या दहेज नहीं दिया तो इस तरह से आपका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो स्टेटस सिंबल, चाहे वो कर्ज लेके दे रहा है लेकिन उसको कहीं ना कहीं दहेज देना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए हम सभी को जागरूक रहना चाहिए और गांव-गांव में जाकर इस प्रकार के अभियान चलाने चाहिए जिससे कि हम उसको बता सकें कि पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि दहेज। और दहेज से आगे कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि लक्ष्मी से बड़ी सरस्वती होती है, तो बेटियों को पढ़ाओ ना कि बेटियों को शादी में दहेज के लिए आप प्रोत्साहित करो। कहीं ना कहीं देखा है राजस्थान में रोज दर्जनों ऐसे मामले आते हैं, हालांकि एफआईआर कम दर्ज होती है, लोक लाज के कारण एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब हालिया की बात करें कि जयपुर में 1 करोड़ की डिमांड की गई थी, लग्जरी कार की डिमांड की गई थी एक बच्ची से। तो कहीं ना कहीं देखिए लोग जागरूक जरूर हो रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसके संबंध में ये है कि कोई भी अपन पॉइंट लेते हैं या कोई भी कार्य लेते हैं, वैसे तो इसको बताएं कि ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है जिसके संबंध में, लेकिन फिर भी कई चीज़ों का क्या है कि पक्ष दोनों रहते हैं। उसका फायदा भी है तो कहीं नुकसान भी है, क्योंकि परिवार में अपन लड़कियों को देखते हैं कि उनको सपोर्ट के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है ससुराल में जब वो जाती हैं। तो इस आधार पे उसको कुछ थोड़ा जब इसको आरंभ किया गया था तो कुछ उसको सपोर्ट के रूप में इस चीज़ को रखा गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे, जैसे कि अभी आपने बताया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण निकल के आते हैं कि वो छोटे से पेड़ की अपेक्षा बड़ा सारा रूप उसका है वो धारण कर लेते हैं कि जो एक बेनिफिट के रूप में या कुछ थोड़ा सा उसमें दिया गया, फिर उनकी लालसाएं और उसमें बढ़ने लगती हैं। और अधिकांश समाज में हम देख रहे हैं कि ये लालसा बढ़ती ही जा रही है, जिसका कि लड़कियां हैं या बहू हैं उन पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। उनको कई जगह बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, बहुत सारी परिस्थितियों को उनको झेलना पड़ रहा है ना। तो जो चीज़ फायदे के रूप में उसको लागू किया गया था, लेकिन वो एक नुकसान के रूप में है वो चली गई है, और जिसका कि उनको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ रहा है, हर्जाना भरना पड़ा। लेकिन इसके पीछे है कि सबसे बड़ी चीज लोगों की सोच। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक इसमें प्रभावी ना कानूनी कार्रवाई हो पाएगी, ना जनता जागरूक हो पाएगी, ना बेटे इसके खिलाफ आवाज उठा पाएगी। आप क्या कहना है? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो कन्यादान, कहाँ है वो सबसे बड़ा दान। आजकल तो दान में या तो इसने BMW दी तो मैं जगुआर देना, मेरे पास जगुआर होना चाहिए, या बेटी का बाप मुझे जगुआर देना चाहिए, या ये सब चीज़ें। तो कहाँ है वो कन्यादान? आजकल की बेटियाँ इतनी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ बापों को बच्चियों को पढ़ाई में, मतलब मैं इस चीज़ में पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगी, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम बच्चियाँ अगर नहीं पढ़ी, बस उनका ये क्राइटेरिया होता है कि बच्चियों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बताती हूँ, उनका ये मानना होता है बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, इवन देन कि वो बाल्यावस्था में भी, मतलब बच्चियाँ छोटी होती है, एज नहीं होती है, तो भी वो शादी करके, मतलब वो सोचते हैं कि हमारी एक जिम्मेदारी है बच्ची की शादी कर देना, तो वो शादी करके और अपना, भले उनके पास इतना दहेज हो ना हो, वो कैसे भी करके बच्चों को दहेज देकर अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। पर मैं उन्हीं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, एजुकेशन दें, उनको इस लायक बनाएं कि अगर कोई सामने वाला आकर दहेज आकर मांगे तो वो कहें कि
जो भी है कि बंधुवर, मेरे पास यही मेरा दहेज है, इनको मैंने इतना पढ़ा लिखा दिया कि ये अपने पैरों पर खड़े हो गई हैं, ये अपने आप कमा सकती हैं, खा सकती हैं। मेरे पास इस दान के अलावा कोई दान नहीं है। जब तक लोगों की सोच इस तरह की नहीं होगी तब तक ये प्रथा चलती रहेगी। और मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि धीरे धीरे जागरूकता आनी चाहिए, बच्चियों में, खुद में भी, पेरेंट्स में भी, और चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, सबकी सोच ये होनी चाहिए कि एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, ना कि इस दहेज प्रथा को। ऐसे ही करके एक साथ कोई भी चीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन प्रयास धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करता है, बुराइयों को ख़त्म करता है। इसलिए हम इस बुराई को ख़त्म करना चाहिए और अच्छाई की ओर एजुकेशन को बढ़ाना देना चाहिए। बिल्कुल, ये पीड़ा है, महिलाओं की पीड़ा है, क्योंकि इन्होंने इन चीज़ को झेला भी होगा, देखा भी होगा। खास तौर पर जब कहा जाता है कि कन्यादान में बेटी को पैसे देते हैं या कुछ और चीज़ें, कीमती आभूषण देते हैं, तो कहीं ना कहीं बेटी है वो खुद ही एक दान है, उसको संजो कर रखना परिवार के वालों की और ससुराल वालों का फर्ज होता है। लेकिन वो फर्ज अब कहीं ना कहीं दहेज प्रथा के रूप में फैलता जा रहा है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से खास बातचीत की है। महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं और दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कठोर कानून बनने के बावजूद भी महिलाओं को अभी तक सुरक्षित नहीं किया गया है। इस बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कुछ महिलाएं साथ में। लगातार दहेज के मामले हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमको ये कहना चाहिए कि जो भी जिस परिवार में शादी होती है या हम कर रहे हैं, किसी की बेटी या किसी की बहू बना के ला रहे हैं, उसके लिए अपने को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमको दहेज ना लेना है ना देना है। ये अपने को बीड़ा उठाना होगा और उसके बाद में मन में यह ना रखें कि ये बेटी आई है तो ये किसी की बेटी है या किसी कुछ लेकर के नहीं आई है। इस चीज़ को हटा दीजिए। बस ये सोचिए जो लड़की आई है वही अपने घर की लक्ष्मी है, वही दहेज है। दहेज जाने के बाद भी बहुत सी लेडीज़ों को देखा है मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं है लड़कियों को। और आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं दहेज के लिए और इनका नाजायज उपाय वो भी कर रहे हैं, लोग लेते हैं। जो भी लोग हैं, जो लोग मजबूर होती हैं लेडीज़ हैं, जो पीड़ित हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाती हैं और जो इस तरीके से हैं वो आरोप लगाती हैं। कानून कठोर बन गए हैं मगर जो न्यायालयों में ट्रायल है वो काफ़ी लंबी चलती है, इस वजह से महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बस कुछ नहीं, थाने में जाओ, रिपोर्ट कराओ, कल आना परसों आना, उसके बाद में ये कागज़ वो कागज़, अदालत तक केस जाता है, उसके बाद में तारीख, इसके बाद में तारीख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता अदालत में। किसी का 20 साल का केस है, किसी का 15 साल का केस है, किसी का 10 साल का केस है। आज तक अदालत की एक भी फाइल में ये नहीं देखा होगा आपने कि 5 साल में या 2 साल में किसी भी लड़की का केस शॉर्ट आउट हुआ हो। बेटियों को जो लोग जिंदा जला देते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेटी को जिंदा जलाने की मतलब या तो खुद पहले दहेज मत लो, और सामने वाले को किसी के ला रहे हैं अगर तो उनसे भी मत लो, और अपनी बेटी को दहेज मत दो। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो औरत को खुद अपना आत्मनिर्भर रहना चाहिए, खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर कोई ससुराल में अगर प्रताड़न कर रहा है तो खुद के लिए खड़े हो, बोलो कि मुझे ये प्रॉब्लम ये है, थाने तक जाओ, वहाँ जाके शिकायत दर्ज करो। क्या लगता है कि जिन न्यायालयों पर इसकी जिम्मेदारी है वो लोग सही से काम करते हैं? नहीं करते सर, नहीं कहते। महिलाएं जाती है, बोलती है आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, ऐसा होगा वैसा होगा, आप परसों आ जाना, नरसों आ जाना। फिर जाते हैं कि नहीं मैडम वो कार्रवाई चल रही है, जैसे कुछ होगा तो हम आपको कॉल कर देंगे, बता देंगे, ये बोला जाता है। इसी तरीके से जैसे आजकल लड़कियों को देखा जाता है बियर बार में घूम रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के जींस पहन रही हैं, टॉप पहन रही हैं। एक तो इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए। दूसरी बात तो लड़कियों को और बहन बेटियों को संस्कारित बनाया जाए। संस्कार घर से मिलते हैं, बाद में अपन कहते हैं अरे हमारी बेटी ने ऐसा करा या हम उनकी बहन ने ऐसा करा, उसकी लड़की ने ऐसा करा। नहीं, हमने गलती की है तो हमको पछताना पड़ेगा। इस चीज़ को अपने को देखना चाहिए। माँ बाप ही होते हैं, एक बेटी के पीछे माँ बनाना चाहे तो बना सकती है और बिगाड़ना चाहे तो बेटी को बिगाड़ सकती है। महिलाओं पे जो अत्याचार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मगर कहीं ना कहीं परिवार की भी एक जिम्मेदारी है और सख्त कानून बनना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। और अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। जानते हैं उनकी राय क्या है।
के लिए विवाहितों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनकी हत्या की जाती है। दहेज की रोकथाम के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी जो है लोग सुधर नहीं रहे। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। दहेज के लिए जिस तरह से बात की जाए, आप क्या मानते हैं? बहुत ही गलत है कि बहन बेटे के साथ में दहेज के लिए मारपीट की जाती है, उसे मार दिया जाता है। ये जो है हमारे राज्य सरकार से हमारे काफ़ी प्रयास किए हैं, ये मतलब होना चाहिए। उसके बावजूद जो भी है हम क्या इसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। दहेज के लिए सिर्फ महिलाओं को प्रयास किए जा रहे हैं, क्या मानता है? सरकारों द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं दहेज को लेकर, उसको बंद हुआ है, मगर अभी भी वो नाकाफ़ी है। और भारत में आप अखबार में देखते हैं हर रोज़ 2-4 घटनाएं ऐसी होती रहती है महिलाओं के साथ। जो ये हो रही है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सभी लोगों को एक आमजन में ये खुद को मैसेज देना पड़ेगा कि ये दहेज ना लें ना दें, और ये महत्वपूर्ण संदेश को देना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं दहेज के लिए? कानून में भी बहुत प्रावधान है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, मगर ये दहेज कोई अपनी बच्ची देता है फिर दहेज के लिए परेशानी क्रिएट हो जाती है। तो मैं कानून को और सख्त होना पड़ेगा और महिलाओं पे अत्याचार बंद हो, मेरा तो यही सुझाव है। आप क्या मानते हैं दहेज के लिए? सबसे पहले आम जन को, आम नागरिक को ऊपर आना पड़ेगा कि न तो दहेज लें न दहेज दें। उसके बाद में कानून की, जैसे मनोज भाई पार्षद साहब ने ये बताया कि कानून को भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, तभी इसकी रोकथाम होगी। आम नागरिक दहेज के लिए न दहेज ले न दहेज दे, उसकी भावना से यदि काम होगा और वहीं कानून का जो है कठोर से पालन होता है तो दहेज हत्या पर पाबंदी लग सकती है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। श्रीगंगानगर के युवाओं से हमारे संवाददाता भारत शर्मा ने भी क्या बातचीत की है, क्या कुछ युवाओं का कहना है, दिखाते हैं ये रिपोर्ट। न्यूज के बोले राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करते हैं दहेज प्रथा को लेकर। ये ऐसी बुराई है जो समाज के अंदर पूरी तरीके से फैली हुई है। दहेज के नाम पर महिलाओं की बलि तक चढ़ाई जाती है। हमारे साथ में श्रीगंगानगर के युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि दहेज प्रथा को लेकर इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। जी, दहेज प्रथा को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो यह है कि दहेज प्रथा एक बहुत ही कुप्रथा है और जिसका मैं बहिष्कार करता हूं। और जो भी लोग यह दहेज प्रथा कि जो भी दहेज की मांग रखते हैं या दहेज लेते हैं, मैं उनका एक तरह से यही चीज पसंद करूंगा कि उनका समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो बाप जो अपनी बेटी को अपने घर से तोड़ता है, वो पूरी उम्र लगा देता है उस एक दिन शादी के लिए। और बहुत से आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशनों में मामले आते हैं कि दहेज की वजह से तलाक हुआ, दहेज की वजह से लड़की ने सुसाइड कर ली या उसके पिताजी ने कर ली, उनके ससुराल वालों के प्रेशर की वजह से। इसी वजह से दहेज प्रथा के मैं एकदम सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दहेज प्रथा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पे आम जन भी परेशान है, महिलाएं, लड़कियां और उनके जो परिजन है वो भी परेशान है। कानून सख्त बना हुआ मगर पूरी तरीके से पालना नहीं हो पाती। आप देख रहे हैं कि गंगानगर जिले के अंदर हमारा एक जो महिला थाना है उसके अंदर लगातार रोजाना 10 से 15 लोग ऐसे आते हैं जो देश से परिवारित पीड़ित हैं। मैं परसों की आपको घटना बताऊं, परसों एक जगह हमने बैठ के एक घर में सुलटारा कराया, हमने उस बच्ची को वहां वापस भेज दिया। बठिंडा की वो जगह है। कल हमें सूचना मिली कि उस लड़की को पीट के इतना पीटता है दहेज के लिए कि उसके नील पड़ गई है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में जाके कल उसको भर्ती कराया। बड़ी शर्मनाक बात है, कोई पिता अपनी बच्ची को पैदा कर रहा है, उसको बड़ी कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, और कुछ दुष्ट प्राणी दहेज के लिए किसी बच्ची को मार रहे हैं। उनकी भी माँ या बहन होगी, उनके साथ भी ऐसा होगा। तो मैं आज पूरे समाज से निवेदन करता हूँ कि दहेज प्रथा को बंद कीजिए। हमारी भी बहन बेटी है। कानून जिस तरीके से आज आप जा रहे हैं, लगातार कानून को हम देख रहे हैं, दहेज के ज्यादा मुकदमे हैं, कानून सुन नहीं रहा। पोपाबाई का राज है इस राजस्थान के अंदर, और कहीं पे भी दहेज की प्रथा को लेकर कहीं सख्त कानून नहीं बना। लड़कियां जा रही है, रो रही है, प्रशासन के पास जाते हैं, अगर कोई मजबूत होता है तो इनकी सुनवाई हो जाती है, नहीं तो दहेज की फाइलें वहीं सड़ रही है। बिल्कुल दहेज की फाइलें सड़ रही है, लगातार थानों के अंदर मुकदमे जा रहे हैं मगर निस्तारण नहीं हो रहा। हमारे साथ में ऐसे युवा साथी भी है, आप क्या कहना चाहोगे दहेज प्रथा को लेकर? दहेज प्रथा जो इस देश की सबसे बड़ी कुनीति है, और मैं आज सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि आप सभी दहेज का बहिष्कार करें। जो बाप अपनी बेटी को सौंपता है, आप उससे दहेज की उम्मीद करते हैं, तो आप बहुत ही नाम ऐसे आदमी हैं जो आपका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। और मैं सभी से ये आग्रह करता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि मैं भविष्य में दहेज नहीं लूंगा। और मैं पुनः सभी को ये कहता हूं कि दहेज एक ऐसी प्रथा है जो भारत के लिए अभिशाप है, जो
हमारी बहनों पे अत्याचार होता है वो मुख्य कारण दहेज का ही होता है। आज वह अपना घर छोड़ के यहाँ तक कि अपना नाम बदल के आपके साथ आ रही हैं और आप उससे धन की अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म, समाज के लिए शर्म की बात है जो दहेज की मांग करते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार दहेज रूपी दानव विकराल होता जा रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ऐसे युवाओं को आगे आना होगा, तभी इस दहेज रूपी दानव के ऊपर अंकुश लग पाएगा। मैं कैमरामैन राम किशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा।